एथिकल इश्यूज जो हम बायोटेक्नोलॉजी हमने डिस्कस किया है, इससे रिलेटेड कुछ इश्यू आ जाते हैं, कुछ मामले देखने को मिलते हैं। तो उसमें क्या रहता है, सम एथिकल स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू इवेलुएट मोरालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटी दैट माइट हेल्प और हार्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जैसे अभी डिस्कस किया है, माइस यूज करते हैं, अलग अलग मंकीज के ऊपर टेस्टिंग करते हैं। तो ये एक, यदि देखा जाए तो ह्यूमंस इस चीज़ को गलत मानते हैं कि इस तरीके से हम किसी दूसरे जीव को अपने एक्सपेरिमेंट में यूज करें। तो कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी ज़रूरत पड़ जाती है हमको क्या करने के लिए, टू इवेलुएट मोरालिटी का मतलब नैतिकता, नैतिकता मतलब क्या सही है क्या गलत है। तो अलग अलग जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उनके अंदर हमको कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड हैं वो निर्धारित किए जाने चाहिए, ताकि हम ऑर्गेनिजम्स हैं उनको उनकी मतलब नुकसान ना पहुंचा सके उनको। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन हैव अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट। हालांकि ये बात अलग है कि जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन हम कर रहे हैं जीवों के अंदर, जो नेचर के साथ एक टाइप का वैसे तो खिलवाड़ है, ये जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको मॉडिफाई कर रहे हैं, तो उससे जो रिजल्ट हैं वो तो अनप्रिडिक्टेबल बने हैं। ऐसे प्रोडक्ट तक हमको देखने को मिले हैं, ऐसी ऐसी बीमारियों का हमने इलाज किया है जो पहले ऐसा माना जाता था कि बिल्कुल ठीक हो ही नहीं सकती हैं। तो रिजल्ट तो अनप्रिडिक्टेबल हैं। Indian government has set up organizations such as GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो अलग अलग संस्था हैं, जैसे इंडिया में GEC इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है, जिसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग जितने भी हम प्रोडक्ट तैयार करेंगे उसको ये अप्रूव करती है कमेटी। और जो भी एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं तो इससे अप्रूवल लेना पड़ता है, अनुमति लेनी पड़ती है, तभी हम अलग अलग जीवों पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च, मतलब जेनेटिकली मॉडिफिकेशन जो रिसर्च हैं, एक्सपेरिमेंट हैं, उनके प्रति उनकी वैलिडिटी का मतलब है उनकी जो भी उनको काम करने का जो प्रोसीजर है उसके प्रति, और वैलिडिटी का मतलब एक समय सीमा भी होती है कि कब तक वो रिसर्च है वो मानी जाएगी। एंड सेफ्टी ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज, जो हम नॉर्मल लेवल पे, जो इंसानों के लेवल पे यूज करने लायक जो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, तो उनकी सेफ्टी भी, जो सेफ्टी टेस्टिंग होता है वो इस संस्था का काम होता है। मॉडिफिकेशन यूजेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज हैज आल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम विद पेरेंट्स ग्रांटेड फॉर सेम। तो जो मॉडिफिकेशन और हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं पब्लिक सर्विसेज के लिए, मतलब लोगों की सहायता के लिए, हैज आल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती हैं किससे रिलेटेड, पेटेंट से रिलेटेड। पेटेंट में क्या होता है, अपना नाम देना। जैसे किसी भी चीज़ की किसी पर्सन ने डिस्कवरी कर दी है तो वो अपना पेटेंट करवाता है, नामकरण करवाता है, और उसके अंदर भी हमको काफ़ी प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ती हैं। कई बार डिस्कवरी किसी और की हो जाती है और नाम कोई और करवा लेता है, तो वो पेटेंट रिलेटेड कुछ इशू हैं वो भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद है बायोपायरेसी। ये क्या होती है, टर्म यूज्ड टू रेफर यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये टर्म यूज की जाती है जिसके अंदर जो मल्टीनेशनल कंपनी, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जो अपना जो व्यापार है वो कई देशों तक उनकी ब्रांचेज होती हैं, तो उनको मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। या कुछ अदर संस्था होती हैं जो कि बायो रिसोर्सेज का यूज करती हैं, और विदाउट प्रॉपर अथोराइजेशन फ्रॉम कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट्स। तो ये उन लोगों की या फिर उस देश की अनुमति के बगैर ही उसके बायो रिसोर्सेज को यूज करती है, और साथ में कंपनसेटरी पेमेंट का मतलब है जो भी एक हिस्सेदारी बननी चाहिए उस देश की या फिर उन लोगों की, उसको वो नहीं देती है। तो बायो पायरेसी को इस कार्टून से समझ सकते हैं, जैसे कोई चालाक जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती हैं वो क्या करती हैं, उस देश की जो बायोडाइवर्सिटी है या फिर कोई भी बायो रिसोर्सेज है उसको यूज करती हैं, और जो डेवलप्ड कंट्री है वो उसके बारे में कुछ नहीं कर पाता है। तो इस चीज़ के ऊपर लगाम रखने के लिए काफ़ी सारे जो नियम कानून है वो बनाती हैं गवर्नमेंट। तो रीज़न क्या रहते हैं इसके, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन आर रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, औद्योगिकरण जिनका बहुत ज़्यादा विकसित है, वो विकसित देश हैं, वो पैसे वाइज तो उनके पास बहुत ज़्यादा, मतलब पैसा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके पास बायोडाइवर्सिटी बहुत कम है, उनके पास जैव विविधता बहुत कम है, जीव जंतुओं को उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो पारंपरिक नॉलेज होती है, जैसे आयुर्वेदा है, पुरानी नॉलेज के ऊपर काम करता है, तो उस नॉलेज का भी उनके पास अभाव होता है। डेवलपिंग होते हैं, जो डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री, जो विकासशील और अविकसित देश होते हैं, उनके पास बायोडाइवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा होती है,
और ट्रेडिशनल नॉलेज भी अच्छी खासी होती है, लेकिन उनके पास पैसे की बहुत ज़्यादा कमी होती है। ट्रेडिशनल नॉलेज कैन बी एक्सप्लॉइटेड टू डेवलप मॉडर्न एप्लीकेशन एंड यूज्ड टू सेव टाइम, एफर्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग दियर कमर्शलाइजेशन। और ट्रेडिशनल नॉलेज कई बार इतनी ज़्यादा कारगर होती है कि जैसे कुछ दवाइयाँ होती हैं जो आयुर्वेद बताता है, या जैसे योगा वगैरह है, तो यदि हम किसी बीमारी का इनके द्वारा ठीक करें, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसके द्वारा, तो उससे बहुत ज़्यादा टाइम भी बच जाता है, मेहनत भी बच जाती है और बहुत ज़्यादा पैसा भी बच जाता है। यदि हम उसी चीज़ को लैब के अंदर अलग अलग एक्सपेरिमेंट से करें, तो जो ट्रेडिशनल नॉलेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस पड़ जाता है उस चीज़ में। और कमर्शलाइजेशन का मतलब व्यापारिक तौर पे भी यदि इसको यूज करते हैं, तो उसमें काफ़ी सारा जो पैसा वगैरह है वो बच सकता है। और पब्लिक सिनेरियो क्या कहता है इस चीज़ में? ग्रोइंग पब्लिक एंगर अबाउट ग्रांटेड पेटेंट फॉर प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी। तो जो लोगों का गुस्सा है इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि जो खुद की जो प्रॉपर्टी है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको किसी दूसरा देश है कई बार वो पेटेंट करवा लेता है। वो बोल देता है कि ये चीज़ मैंने खोजी है, हालांकि है वो उस देश की, उसको वो कंपनसेटरी पेमेंट भी नहीं देता। और टेक्नोलॉजी किस चीज़ की? ऑफ जेनेटिक मटेरियल, प्लांट एंड अदर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज फॉर फॉरेन कंपनीज, बाय फॉरेन कंपनी। जो दूसरे देश की कंपनियां होती हैं वो उस देश की जो नेचुरल संपदा है, जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है, उसको अपने नाम से यूज करती हैं। आइडेंटिफाइड, डेवलप्ड एंड यूज बाय द फार्मर्स एंड इंडाइजीनियस पीपल ऑफ ए स्पेसिफिक रीजन एंड कंट्री। तो कई बार तो वो उन चीज़ों को अपने नाम करवा लेते हैं जो कि उस देश के लोगों के द्वारा वो बहुत टाइम पहले से ही यूज की जा रही है। जैसे खेती बाड़ी से रिलेटेड काफ़ी सारी ऐसी किस्म देखी जाती हैं जो दूसरे देश अपने नाम से पेटेंट करवा लेते हैं, और जबकि वो किसी दूसरे देश में बहुत टाइम पहले से ही वो उसको यूज किया जा रहा है। तो ये मतलब एक इलीगल चीज़ होती है। तो जैसे बासमती राइस है, एक केस स्टडी ऐसी चीज़ के बारे में। प्रेजेंस ऑफ राइस ऑब्जर्व्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर इन एशियाज एग्रीकल्चर हिस्ट्री। जो एशिया महाद्वीप है, इसकी एग्रीकल्चर हिस्ट्री में यदि हम देखते हैं तो बहुत मतलब हजारों सालों पहले से ही जो चावल है उसकी खेती की जाती है। रेफरेंस इन एंशियंट टेक्स्ट, फोल्कलोर एंड पोइट्री। तो जो चावल है इसका जिक्र पुरानी जो दंत कथा होती हैं उनमें भी होता है। फोल्कलोर बोलते हैं जिसको, मतलब जो पुराने लोगों से सुनते आ रहे हैं। एनिशियंट टेक्स्ट का मतलब जो पुरानी पुरानी किताबें हैं जो पुराने टाइम पे लिखी गई हैं उनके अंदर भी इसका जिक्र मिलता है। और पोइट्री का मतलब काव्य है, कविताएं, गीत, उनके अंदर भी चावल का काफ़ी जिक्र मिलता है। एस्टिमेटेड 2 लाख वैरायटीज ऑफ राइस इन इंडिया अलोन। भारत में ही चावल की लगभग 2 लाख से ज़्यादा प्रजातियां हैं वो पाई जाती हैं। बासमती राइस वो बिल्कुल एक डिस्टिंक्ट राइस है, बहुत ज़्यादा जाना माना है, क्योंकि उसका जो अरोमा है, उसकी जो एक सेंट बोल सकते हैं, परफ्यूम, उसका जो एक गंध है वो बड़ी अच्छी है। और उसका फ्लेवर, जो उसकी महक है, तो वो भी बड़ा अच्छा माना जाता है। 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज ऑफ बासमती आर ग्रोन इन इंडिया। भारत में लगभग जो 27 डॉक्यूमेंटेड का मतलब जिनका मतलब हमने नामकरण वगैरह करवा रखे हैं, जिनका पब्लिसिटी वगैरह करवा रखी है, तो वो उनकी जो 27 प्रजातियां हैं, 27 किस्में हैं, वो हम इंडिया में यूज करते हैं। और ये हम पिक देख सकते हैं, बासमती जो चावल होता है उसका जो ग्रेन साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा भी होता है और देखने में भी अच्छा लगता है, और साथ में उसका जो टेस्ट है, उसका जो फ्लेवर है वो भी अच्छा होता है। एन अमेरिकन कंपनी इन 1997, 1997 के अंदर एक अमेरिकन कंपनी ने क्या करा लिया था? गोट पेटेंट राइट्स ऑन बासमती राइस थ्रू यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। तो उन्हीं की कंपनी है कोई, जो ट्रेडमार्क ऑफिस है, जो यूएस पेटेंट वगैरह देती हैं, मतलब पेटेंट से रिलेटेड जो अधिकार देती हैं, तो उसी से क्या करवा लिया था? एक बासमती राइस को अपने नाम से पेटेंट करवा लिया एक अमेरिकन कंपनी ने। टू सेल ए न्यू वैरायटी ऑफ बासमती इन यूएस एंड अब्रोड। तो उन्होंने क्या किया? एक नई वैरायटी बोल रहे हैं, वो नई वैरायटी हमने विकसित की है बासमती की, और जिसको उन्होंने दूसरे देशों में और यूएसए में बेचने की अनुमति ले ली। द न्यू वैरायटी ऑफ बासमती हैड एक्चुअली बीन डिराइव्ड फ्रॉम इंडियन फार्मर्स वैरायटीज। और जो ये नई वैरायटी वो बोल रहे थे वो कहाँ से निकाली गई थी? वो जो इंडिया के किसान हैं, जो भारत के किसान हैं, वो अलग अलग वैरायटी यूज कर रहे हैं, उन्हीं में से एक थी इंडियन बासमती क्रॉस्ड विद सेमी ड्वार्फ वैराइटीज एंड क्लेम्ड एज एन इन्वेंशन और ए नोवेल्टी। तो इंडियन बासमती राइस को ही एक सेमी ड्वार्फ वैराइटीज के साथ क्रॉस करवा के एक नई वैरायटी तैयार कर ली थी, और उसी को वो नई खोज बता रहे थे, नोवेल्टी बता रहे थे। नोवेल्टी मतलब एक नई चीज बता रहे थे।
तो कंसिक्वेंसेज ऑफ पेटेंट, पेटेंट के कंसिक्वेंसेज क्या मिलते हैं? पेटेंट एक्सटेंड टू फंक्शनल इक्विवेलेंट इम्प्लीफाई दैट अदर पीपल सेलिंग बासमती राइस कुड बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द पेटेंट। तो जो पहले जैसे किसान उस चीज़ को यूज कर रहे हैं, कोई भी लोग किसी भी पार्टिकुलर देश के लोग उस चीज़ को यूज कर रहे हैं, तो अब पेटेंट करवाने के बाद वो अपने आप उस चीज़ को यूज नहीं कर सकते। उनको यदि वो चीज़ खरीदनी है तो पेटेंट करवाई गई कंपनी से ही खरीदनी पड़ती है। तो पेटेंट ये इतने ज़्यादा रिजल्ट है वो प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये कानून की नज़रों में तो लीगल हो जाते हैं, लेकिन वैसे एथिकली देखा जाए तो बहुत ही इलीगल चीज़ मानी जाती है। तो इसी चीज़ के लिए गवर्नमेंट है, सरकार है, टाइम टू टाइम पर बायो पायरेसी को रोकने के लिए बहुत अलग अलग एक्शन लेती हैं। ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑफ इनजस्टिस, inadequate compensation and benefit sharing between the developed and developing countries। तो इसमें टाइम टू टाइम ये चीज़ रियलाइज की गई कि जो ये अन्याय हो रहा है, जो इनएडिक्वेट कंपनसेशन का मतलब ठीक ढंग से जो पैसे का बंटवारा नहीं कर पाती हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनी हैं, जिस चीज़ को यदि बायो रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं किसी भी अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज के, और बेनिफिट शेयरिंग का भी मतलब इन एडिक्वेट कंपनसेशन जब देखने को मिलता है किस किस के बीच में, डेवलप्ड एंड इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में या डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, तो नेशंस आर डेवलपिंग लार्ज टू, और इसी चीज़ के लिए फिर अलग अलग देश हैं वो कानून बना रहे हैं किस चीज़ से बचने के लिए, टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दियर बायो रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो जो उनके देश के बायो रिसोर्सेज हैं या ट्रेडिशनल नॉलेज हैं उसको बचाए रखने के लिए, तो अनऑथराइज्ड एक्सप्लोटेशन का मतलब है अनाधिक, जिसमें मतलब बिना अधिकार के उसका जो वो यूज कर रहे हैं, एक्सप्लोइट कर रहे हैं, उसका जो विनाश कर रहे हैं, उन चीज़ों से बचने के लिए नेशंस अपने अपने जो रूल हैं वो बनाते हैं। इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर्ड सेकंड अमेंडमेंट ऑन ऑफ इंडियन पेटेंट बिल। तो इंडियन पेटेंट बिल आईपीबी, मतलब इंडिया के अंदर जो रूल एंड रेगुलेशन काम करते हैं पेटेंट से रिलेटेड, उसके अंदर जो संसद है, भारतीय संसद है, पार्लियामेंट संसद जहाँ पे रूल पास किए जाते हैं, तो जिसमें लोकसभा राज्यसभा आ जाती है और उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है कोई भी कानून बनने से पहले। तो उन्होंने जो दूसरा संशोधन किया, संशोधन मतलब दूसरा एक जो कुछ चेंज किया है इंडियन पेटेंट बिल के अंदर। तो उसमें क्या चेंज किया है, इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म्स, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो इसके अंदर कुछ अलग अलग जो पॉइंट हैं वो कवर किए गए हैं, जिसके अंदर पेटेंट टर्म्स हैं। पेटेंट टर्म्स मतलब पेटेंट टर्म्स को लीगलाइज किया गया है, पेटेंट किस तरीके से हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन का मतलब है कुछ मतलब आपातकालीन यदि निर्णय लेने पड़ जाते हैं तो वो भी लिए जा सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब जो अनुसंधान है, संशोधन, जो अनुसंधान वगैरह अलग अलग चीज़ की रिसर्च की जाती है। और डेवलपमेंट इनिशिएटिव का मतलब है कुछ पहलू हैं उनको विकसित किया है इस चीज़ के अंदर। तो थोड़ी सी ये जो कानूनी लैंग्वेज होती है जो कि एसएस के अंदर ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ में आती हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, पेटेंट यूजेज प्रोडक्ट एंड प्रोसेस बेस्ड ऑन इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन्स। जैसे एग्जाम्पल है टर्मरिक नीम। तो टर्मरिक नीम जिस तरीके से, जैसे इसका कुछ ट्रेडिशनल हर्बल के रूप में यूज करते हैं हम, पारंपरिक तौर पे इसको एक औषधि के रूप में यूज किया जाता है। तो जो पेटेंट यूज हैं और प्रोडक्ट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लीगलाइज कर दिया गया है। अलग अलग जो प्रोडक्ट हैं हम मतलब अभी कोई दूसरा देश है वो इस तरीके से इनको अपने नाम से पेटेंट नहीं करवा सकता। तो काफ़ी सारे जितने भी नई नई वेराइटीज़ हैं उनको डॉक्यूमेंटेशन, उनको कागजी कार्रवाई में उनको दर्ज किया जाता है टाइम टू टाइम। इफ़ वी आर नॉट विजिलेंट देन अदर कंट्रीज एंड इंडिविजुअल में एनकैश आवर ऑन आवर रिच लेगेसी। तो यदि हम इस चीज़ के बारे में ज़्यादा चौकन्ना नहीं रहेंगे तो जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो हमारे ही बायोडाइवर्सिटी है, हमारी वो जो बायो रिसोर्सेज है उनको अपने फ़ायदे के लिए यूज करती रहेंगी। तो इसलिए जो ये गवर्नमेंट के जो अलग अलग एक्शन है पेटेंट बिल से रिलेटेड, मतलब जो भी रिसर्च होती है तो उसको पेटेंट करवाना, और बहुत सारे ऐसे जगह हैं इंडिया के अंदर मतलब ऐसे जहाँ पे बहुत टाइम पहले से अच्छी अच्छी वैरायटीज़ हैं उनको यूज किया जा रहा है, लेकिन उनके अंदर कोई कागजी कार्रवाई उनके ऊपर है ही नहीं है, तो डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं है। तो उसी चीज़ से बचने के लिए टाइम टू टाइम जो ये संशोधन है कानून में वो किए जाते हैं।